फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 10th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। इसका दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। आज से हम अपनी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले उसके समय से लेके आज़ादी तक क्या दिक्कतें थी, क्या समस्याएं थी, देश का माहौल कैसा था, हमारे जो उभरते हुए नेता थे वो क्या चाहते थे, हमारे पास सिर्फ एक ही उस समय पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी थी, राजनीति में कांग्रेस पार्टी, वो क्या चाहती थी वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। बच्चों, उससे पहले मैं एक छोटा सा 10-15 सेकेंड्स का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है उमंग शर्मा। मैंने आज से स्टार्ट किया है क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में। एक्चुअली जब मैं क्लास 11th और 12th को पढ़ाती हूँ मुझे बहुत सारे बच्चों से ये प्रॉब्लम सुनने को मिला कि इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगा सेम प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वाली प्रॉब्लम तो क्लास 10th को भी हो रही होगी, तो जब मैंने आज से स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज के बाद आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट हिंदी मीडियम में देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में ओवरऑल आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके का। तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि मैंने बताया इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक अच्छी स्टोरी की तरह ये सारी चीज़ें समझाऊँ। मैंने स्टोरी इसलिए कहा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, अगर हम उसे एक अच्छी कहानी की तरह सुनते हैं तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बाकी किसी भी कंट्री की नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आप जानते होंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि उसमें काफ़ी सारे देश थे जिन्होंने भाग लिया था। जैसे उसमें ब्रिटेन ने भाग लिया था, जर्मनी ने भाग लिया था, रशिया ने भाग लिया था, अमेरिका ने भाग लिया था, लेकिन उसमें भारतवर्ष ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था, हमारे ऊपर शासन था किसका? ब्रिटिश सरकार का। तो जब अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट एक तरीके से जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसमें भाग ले रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम भी उसमें भाग ले रहे हैं, है ना। तो लेकिन भारतवर्ष ने क्योंकि जब हम कोई अलग से हमारा कोई देश ही नहीं है तो हम उसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। अच्छा, अब इस सब से क्योंकि जब हम भाग नहीं ले रहे हैं, देश के माहौल बहुत अलग है, तो भारतवर्ष में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। किस तरीके के बदलाव वो आप समझिएगा। आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इसे एक अच्छी स्टोरी की तरह सुनेंगे आपको समझ भी आएगा। आपको सारी चीज़ें मैं यहीं पर याद करवा दूंगी। आप बस 30 से 35 सेकंड्स 35 मिनट मेरे साथ रहिए और मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा दूंगी। देखिए, इंडियन आर्मी को मतलब इंडियन आर्मी तो कुछ नहीं थी, खैर आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करवाया जा रहा था। क्यों भर्ती करवा रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि अगर भारत के लोगों को ज़बरदस्ती हम उनके ऊपर पैसा खर्च करके, ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करके उन्हें हम आर्मी में भर्ती करा लेते हैं अपनी आर्मी में, तो वो हमारी तरफ से लड़ेगी किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो पहला बदलाव तो यह आया कि ज़बरदस्ती भारतवर्ष के लोगों को आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा था। दूसरा बदलाव आया कस्टम ड्यूटी। बच्चा, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब हम बाहर से कुछ सामान मंगवाते हैं तो उस पर हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। उससे पहले भी टैक्स दिया जा रहा था, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी का टैक्स था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। एक और बदलाव आया। दूसरा क्या बदलाव आया? आप यहाँ पे ये बदलाव देखेंगे, यहीं से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। इससे पहले इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ से हमको क्या है? इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा था। एक और डेट बता रही हूँ, आप सिर्फ स्टार्टिंग की ये वाली डेट याद रखो, इसके बाद की सारी डेट्स आपको अच्छे से याद रहेंगी। देखिए हाँ, डेट है 1918 से 1919 और 1920 से 1921। देखिए, 1918 से 1919 और 20 से 21 तक अब क्या हो रहा था? क्योंकि सारे लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा रहे थे, तो लोग अपनी खेती पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब लोग खेती पे ध्यान नहीं देंगे तो खेती होगी नहीं, फसल होगी नहीं। जब फसल नहीं हो रही तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी। तो हमारा जो देश था ना, वो इस सब समस्याओं से जूझ रहा था। कब? 1918 से 19। उसके बाद यहाँ बीच में एक साल छूटा, फिर 1920 से लेकर 1921 तक। आप बस ये वाली डेट याद रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने आगे चैप्टर स्टार्ट करने पर।
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग जो आंदोलन हुए उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब एंट्री किसकी हो रही है, यहाँ पे एंट्री मारी हमारे हीरो, मतलब हीरो इन द सेंस कि महात्मा गांधी जी ने। आपको पता है कि भारत आने से पहले जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, आप यहाँ पे सॉरी, हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं, भारत आने से पहले महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका में एक आंदोलन कर रहे थे, छोटा सा आंदोलन था, उसको कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भारतवर्ष में लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करा रहे हैं, फसल का इतना नुकसान हो रहा है, लोगों को ठीक से खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, टैक्स बढ़ा दिए गए, ये सारी समस्याएं जब उन्हें पता चली तो वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए। कहाँ पर वापस भारत आ गए, कब, 1915 में। ठीक है, यहाँ से शुरुआत जो की उन्होंने, यहाँ से जो शुरुआत किया वो, हाँ यहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक सत्याग्रह पे उनका विचार किया। उन्होंने सत्याग्रह का विचार बेसिकली ये था कि, देखिए सत्याग्रह का विचार क्या था, ये सत्याग्रह क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, बिना किसी से लड़े, बिना किसी को मारपीट के आप सिर्फ सत्य पर डटे रहिए, आपकी जीत जरूर होगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा पूरी जनता के सामने, जितने भी लोग थे, कि क्यों ना हम सत्याग्रह करें। ठीक है, क्योंकि गांधी जी तो हिंसा के खिलाफ थे, वो तो अहिंसावादी थे। उन्होंने कहा हम सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए। कौन कौन से मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया, नंबर 1 चंपारण। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने किया खेड़ा, और तीसरा सत्याग्रह उन्होंने किया अहमदाबाद। मेरी राइटिंग बहुत खराब है बच्चों, देख लेना, ठीक है। देखो चंपारण सत्याग्रह में क्या था, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो चंपारण सत्याग्रह में क्या था, ये बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। अब इसे याद कैसे रखोगे, देखो 1915 में वापस आए, उसके ठीक 2 साल बाद 1917 में चंपारण में क्या किया उन्होंने कि जबरदस्ती जो किसान थे ना वहाँ के, जबरदस्ती वहाँ के किसान थे, उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। और आप जो बच्चे जानते होंगे शायद कि नील की खेती से पूरी जो उपजाऊ ज़मीन होती है ना वो बंजर हो जाती है, कुछ समय के लिए आप उस ज़मीन में कुछ नहीं कर सकते। और वो जो नील बन के यहाँ पे होता था ना, उसको कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन भेज देते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे किसान भाई जो हैं, जब उनको इतना महंगा पड़ रही है सारी चीज़ें, तो वो क्यों करेंगे, उनको मत करवाओ, उनकी खेती अगले कुछ समय के लिए वो अपने खेत में कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह किया और वो वहाँ से विजयी रहे। उसके बाद बात आ जाती है खेड़ा में। खेड़ा में कब शुरू हुआ, 1918, तो इसको भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। 1917 के बाद 1918 में सत्याग्रह किया। 1918 के सत्याग्रह में खेड़ा में क्या हो रहा था, जो गुजरात में ना एक छोटी सी जगह है खेड़ा, इस समय खेड़ा के लोगों को प्लेग की बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। प्लेग क्या होता है, जो इन्फेक्टेड चूहे और छछूंदरी वगैरह होती है ना, वो क्या है खेतों में घुस जाते थे और उससे खेती खराब हो जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, और उस फसल पे हमें टैक्स भी पे करना पड़ता था ब्रिटेन को। मतलब ब्रिटिश जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसको हमें टैक्स पे करना पड़ता था। गांधी जी ने बोला कि जब हमें नुकसान हो रहा है तो हम आपको कैसे पे कर सकते हैं, हम टैक्स कैसे भरें, क्योंकि किसान पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था। और वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया खेड़ा में, और वो वहाँ से विजय रहे। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। उसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद में एक और सत्याग्रह किया। अहमदाबाद में किस बात पे, देखो हो क्या रहा था कि खेड़ा में जो किसान थे वो पहले से ही बहुत परेशान थे, क्योंकि प्लेग की बीमारी की वजह से उनकी फसल खराब हो चुकी थी। फसल खराब होने के कारण महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब क्या हो रहा था, जो मजदूर थे वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे थे, उसके ऊपर से सरकार उनकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रही थी, उनसे काम करवा रही थी, बहुत ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा नहीं रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो गांधी जी ने इसके लिए भी एक सत्याग्रह किया कि या तो महंगाई को कम करो या फिर हमारी तनख्वाह या हमारी सैलरी को बढ़ाओ। तो अहमदाबाद में भी गांधी जी विजय हुए, और ये कब हुआ था, 1918 में। ये 1917 में हुआ और ये दोनों
1918 में हुए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो आपका शुरू होता है रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, बेसिकली रॉलेट एक्ट को भारतीय लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। इनफैक्ट वो रॉलेट एक्ट भारतीय लोगों को परेशान करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, इसमें ये कब से शुरू हुआ, 1919 में। ठीक है, 1919 में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक एक्ट था जिसमें भारतीय लोगों को परेशान करना था, जिसमें इस एक्ट से ना जो ब्रिटिश शासित सरकार थी ना उसको और भी ज़्यादा पावर मिल रही थी, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। जैसे अगर आप चुपचाप अहिंसा के लिए तरीके से आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको जेल में डाला जा सकता है। मतलब बिना मारपीट के भी अगर आप आंदोलन कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तो भी आपको जेल में डाला जा सकता है। अब हो क्या रहा था कि इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी के साथ पूरे देश ने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने कहा कि हम अपनी बात को कैसे शुरू करें, हम तो मारपीट भी नहीं रहे, हम तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे, फिर भी आप हमें हमारी बात नहीं बोलने दे रहे। तो गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह किया और पूरे देश ने उनका साथ दिया। कब हुआ शुरू? ये 6 अप्रैल 1990 को, 1919 को। इसके बाद में आप डेट्स तो आपको याद हो रही है ना, वहाँ पे जो उनका सत्याग्रह आंदोलन था वो 1918 में खत्म हुआ और 1919 में रॉलेट एक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सड़कों पर जहाँ भी सत्याग्रह होता सरकार भारतीयों को मारने पीटने लगती। सरकार कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी। वो क्या कर रही थी, भारतीयों को बहुत उनकी पिटाई लगा रही थी, उनको मार रही थी। गांधी जी को दिल्ली जाने की भी इजाजत नहीं थी। क्यों इजाजत नहीं थी, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, जब गांधी जी ने पहली बार रॉलेट एक्ट के खिलाफ बोला तो बहुत सारे भारतीय उनके साथ हो गए। अब ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ रही थी कि इस इंसान के, इस व्यक्ति के बोलने पर गवर्नमेंट इसका इतना, मतलब भारतीय जितने लोग हैं वो इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर इसको ज़्यादा सपोर्ट मिला तो मतलब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाना भी उनका बैन कर दिया, वो दिल्ली नहीं जा सकते थे। इधर एक दूसरी चीज़ हुई। क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 10 अप्रैल को 1919 की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 10 अप्रैल को अमृतसर में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट बोलते हैं मतलब जुलूस चल रहा था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कोई मारपीट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है, एक प्रोटेस्ट चलता, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ भारतीयों को बहुत मारा पीटा। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा मारा, वहाँ बहुत दंगे हो गए, क्योंकि जब आप उनको मार रहे थे तो कुछ भारतीय भी आपको मार रहे थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दंगे हो गए। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, क्या कर्फ्यू लगा दिया कि अगर आप कहीं भी ग्रुप में दिखाई देना तो आपको जेल में डाल देंगे या फिर आपको मारेंगे। ठीक है, आप निकलोगे तो जेल में डालेंगे। लोगों को पता नहीं था, क्योंकि आपने लोगों को बताया ही नहीं रॉलेट एक्ट के बारे में। आपने सिर्फ एक एक्ट बना दिया और खुद ही से सोच लिया कि हाँ ठीक है, अब हम इनको मारेंगे पीटेंगे, अगर इन्होंने कहीं पर भी जुलूस निकाला तो शांतिपूर्ण तरीके से, तो भी मारेंगे पीटेंगे। लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था। फिर कौन सी डेट आई, फिर आई 13 अप्रैल। ये मैं आपको कब की बात बता रही थी अभी, 10 अप्रैल की, अब आई 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या हुआ, आपको पता है वैशाखी होती है, और वैशाखी ना अमृतसर में बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो वैशाखी पे क्या हुआ कि जब सारे लोग एक होते हैं कि अपने त्योहारों को एंजॉय करने के लिए, जब वो एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे वो हंस रहे थे, मतलब खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तभी सारे एग्जिट गेट जो थे वो सारे बंद कर दिए गए। जब सारे एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया और वहाँ पे गोलीबारी हुई, उसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, बहुत सारे बच्चे मारे गए, बहुत सारी औरतें मारी गई, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। अब इसमें कितने लोग, कम से कम 300 से 400 लोगों की हत्या हो गई, वो भी सारे मासूम लोग। अब जो भारतीय थे वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने वो क्या हुआ, सड़कों पर उतर आए। इससे जो नॉर्थ इंडिया साइड था ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत ही दंगे फसाद होने लगे। इस सब से भारतीय बहुत ज़्यादा पिट रहे थे। आपको पता ही है कि सरकार जब उनकी है तो फिर मतलब आप कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन आखिर में जीत तो उनकी होती है ना। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी मार पिटाई हो रही थी, भारतीय जो बहुत पिट रहे थे। अब महात्मा गांधी जी ये बात समझ चुके थे कि जो करना है ना, अब ये छोटे छोटे आंदोलनों से कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या है, थोड़े बड़े स्तर पे सोचना पड़ेगा और सबको साथ मिलकर सोचना पड़ेगा। बट आपको पता है कि भारतवर्ष में हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, पहले भी थी और कहीं ना कहीं आज भी है। क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम है ना, वो आपस में ही लड़ रहे थे, और भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम बहुत रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, तो गांधी जी ने एक
यहाँ से एक खिलाफत आंदोलन, आपको पता होगा, यहाँ से स्टार्टिंग हुई किसकी, खिलाफत आंदोलन की। अब देखो खिलाफत आंदोलन क्या था, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं होंगे ना, हम ब्रिटिश सरकार से नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या बोला, सभी मुस्लिमों, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ यहाँ पे, हाँ अब हम बात करते हैं। देखो 1919 में, मैं पहले से आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना देती हूँ। सभी मुस्लिमों द्वारा, जो मुस्लिम भाई थे ना, वो टर्की के खलीफा थे, टर्की के एक खलीफा थे, है ना, ऑटोमन सम्राट, उनको ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी सारी बात मानते थे। ठीक है, टर्की के खलीफा जो उनके मुस्लिम्स के लीडर थे, आप ऐसा कह सकते हो, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। 1919 में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, तो गांधी जी उनसे मिलने के लिए गए। वहाँ पे दो भाई थे, कौन कौन, एक मोहम्मद अली, शौकत अली। ठीक है, दो भाई थे, कौन से, मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी उनसे मिलने गए और गांधी जी ने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा कि जब हम आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम मतलब ब्रिटिश सरकार को अपने देश से नहीं निकाल, ब्रिटिश जो जितने भी हैं इनसे नहीं जीत सकते और इन्हें अपने देश से नहीं निकाल सकते। तो वो दोनों मान गए इनकी बात को, क्योंकि उन्हें पता था अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आपका खिलाफत आंदोलन है ना, उनका एक आंदोलन था पहले से चल रहा था मुस्लिम्स का, खिलाफत आंदोलन और स्वराज आंदोलन, उसको एक होना पड़ेगा, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स को एक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1920 में सितंबर 1920 में गांधी जी कहाँ गए, कलकत्ता गए। कलकत्ता में हमारे यहाँ उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कलकत्ता जाकर अपना प्रस्ताव रखा कि हम हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और कांग्रेस उनकी बात मान गई। कांग्रेस को तो पता ही था कि है ना, जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं होंगे हम साथ में काम नहीं कर सकते। ये कब की बात है, 1920 की। ठीक है, अभी तक सब लाइन से चल रहा है, 1917 से स्टार्ट हुआ था, 18, 19, 20 तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब गांधी जी ने यहाँ पे कुछ बातें कही, क्या बातें कही वो आपके समझने वाली है। देखो अच्छे से समझना, जब कांग्रेस से मिलने गई तो गांधी जी ने बोला कि हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहली चीज़ कि हम किसी भी विदेशी जो वस्तु है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि सरकार के लिए काम मत करो। अब उस समय सब कुछ सरकार में आता था, जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सर्विस मतलब सरकार के लिए काम करना पड़ेगा, और सरकार कौन है तो आपको पता ही है। पुलिस में जाना चाहते हो तो ये सब मत करो, सरकार के लिए काम मत करो, इससे सरकार कमज़ोर पड़ेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के अमीर ज़मींदार हैं या अमीर लोग हैं, अंग्रेज उन्हें खुश करने के लिए, अपनी साइड में लाने के लिए क्या करते थे, उनको सर या मैडम करके बोलते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि ये जो हमें वो टैग देते हैं ना, हमको ये नहीं चाहिए, हमको सबको बताना होगा कि हम इस सब के खिलाफ हैं। ठीक है, दूसरी ओर एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि कांग्रेस सरकार को ये बात समझ में आ रही थी कि जब तक हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम राजनीति में मतलब अच्छे तरीके से पैर नहीं जमाएंगे ना, तब तक हम राजनीति से ब्रिटिश सरकार को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये एक अलग ही उनका दिमाग अलग चल रहा था। गांधी जी ने ये सारी बातें कही तो कांग्रेस सरकार ने बोला कि ये बातें हमें जनता तक पहुंचानी पड़ेंगी। जब तक हम जनता को नहीं बताएंगे कि आप विदेशी वस्तु का प्रयोग मत करो, सरकार के लिए काम मत करो, ठीक है, सरकार अपने आप को सर या मैडम वाला टैग मत लेने दो, तब तक लोग ना मतलब लोगों को बात समझ नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, लोगों को बताओ। अब देखो, आप एक बात जानते हो कि दिक्कत क्या होती है। मैंने कोई बात कही, मेरी बात को अगर यहाँ 20 लोग बैठे हुए हैं ना, तो सब लोग अलग अलग तरीके से लेंगे। वो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई। दिक्कत क्या होना स्टार्ट हुआ, जब असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। आपको पता है कि प्रस्ताव कब रखा गया, 1920 में। ठीक है, गांधी जी 1920 में कलकत्ता गए थे, वहां उन्होंने बात रखी। अब शुरुआत कहाँ हो रही है, यहाँ पे 1921 में इसको शुरू किया गया। सबको लोगों को बताना स्टार्ट किया, भाई समूहों में। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि हमें ये काम नहीं करना है, लोगों को पता कैसे चलेगा। इससे कुछ बदलाव आए। सबसे पहले हम शहरों में बात करते हैं कि इससे शहरों में क्या प्रभाव देखने को मिला। देखिए, अगर हम शहर की जनसंख्या की बात करें तो आप जानते हैं कि शहर की जनसंख्या, ना शहर में बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं और ना ही शहरों में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। शहरों में सबसे ज़्यादा जो लोग देखने को मिलते हैं ना, वो मिलते हैं
मिडिल क्लास वाले लोग, ठीक है, जो सर्विस क्लास के लोग होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो आपको शहर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो शहर में जितने भी स्टूडेंट्स थे, मतलब जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि है ना, हमें सरकार के लिए काम नहीं करना है, तो वो स्कूल नहीं जा रहे थे। टीचर्स जितने थे वो भी अपने घर में बैठ गए, लॉयर्स थे वो भी अपने घर में बैठ गए, सब ने काम धंधा करना छोड़ दिया। सबसे पहली दिक्कत ये देखने को मिली। दूसरी दिक्कत ये क्या हुई कि अगर हम अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक नज़रिए से देखें तो आप ये बात समझ सकते हैं, आप काम नहीं करोगे ना तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़, क्योंकि आप विदेशी सामान का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको मना किया गया है। अब जब आप विदेशी कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको खुद के कपड़े बनाने पड़ेंगे, और आप जानते हैं कि जो खादी है ना वो बहुत महंगा आता है। तो देश के जो हालात थे वो और ज़्यादा बिगड़ने लगे, क्योंकि आप खादी का प्रयोग करोगे तो पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि सारी चीज़ें फिर से शुरू कर दी। शहर वालों ने क्या हुआ, बच्चे स्कूल भी जाने लगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये भी दिक्कत वाली बात है, आगे नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, उन्होंने विदेशी सामान का प्रयोग भी करने लगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो खादी अफोर्ड कर पाते, ठीक है। तो उन्होंने विदेशी सामान सस्ता मिलता था, उन्होंने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि शहर में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। अब हम आ जाते हैं ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में किस तरीके का विद्रोह देखने को मिला वो एक अलग ही था। शहर में तो ये दिक्कतें आ रही थी, गांव में क्या दिक्कतें आ रही थी देखो बच्चों। गांव के जो लोग हैं ना, वो गरीब लोग गांव में रहते, तो उनकी लड़ाई झगड़ा ना ब्रिटिश सरकार से नहीं था। उनका जो लड़ाई झगड़ा था वो अपनी ही गांव के जो अमीर लोग थे ना, जो जमींदार थे, उनसे था। सही बात है, जब मुझे खाने को ही नहीं मिल रहा है तो फिर मैं सरकार से लड़के क्या करूंगी, मैं तो पहले उनसे लड़ूंगी जो मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके जमींदार जो थे वो उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, उनसे लगान ज़्यादा ले रहे थे, तो वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। अब यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, मतलब दो नाम कौन कौन से। पहले तो यहाँ पे बाबा रामचंद्र जी, और दूसरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइटिंग प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। इन्होंने एक समिति बनाई या एक सभा बनाई जिसका नाम था अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, ये सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक का दिख रहा है आपको, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को सेव करके रख लो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पंडित बाबा रामचंद्र जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो छोटे किसान थे, जो कि अपने ही जमींदारों वगैरह से लड़ रहे थे, उनके लिए एक अवध किसान सभा बनाई, जिसमें उनसे कहा गया कि प्लीज़ आप आपस में मत लड़ो। जो छोटे किसान हैं वो जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों पर मतलब उनको ज़बरदस्ती उनसे लगान मत लो, और उनसे जितना काम करा रहे हो उसकी मजदूरी दो। इस सब के लिए उन्होंने एक सभा बनाई। अब इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो छोटे किसान थे ना, वो बड़े किसानों के साथ या जमींदारों के साथ हिंसा पे उतर आए थे, ठीक है। तो ये बदलाव कहाँ देखने को मिला, जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे। तो एक चीज़ और, आपकी बुक में ना ये एक ही कर दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग से समझा देती हूँ। ये है ना आदिवासी किसान, जैसे शहरों में क्या बदलाव देखने को मिले, गांव में क्या बदलाव देखने को मिले। अब हम देखते हैं जो आदिवासी जनसंख्या थी उनमें क्या बदलाव देखने को मिले। आप अलग से पॉइंट बना के लिख देना, मतलब सिर्फ पॉइंट बनाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम बता रही हूँ आपको। देखो आंध्र प्रदेश में, आप यहाँ से देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में गुड़ेम पहाड़ियाँ मतलब या गुड़ेम हिल्स में एक थे जिनका नाम था, मैं यहाँ पे नीचे नाम भी लिख देती हूँ, अलूरी सीताराम राजू, नाम याद रहेगा, अलूरी सीताराम राजू। ये एक आदिवासी थे। जो आदिवासी समुदाय था ना, वो इनको अपना लीडर समझते थे, इनको बहुत मानते थे। इन्होंने जब लोगों को इन सब गांधी जी के जो भी विचार थे उनके बारे में बताया, तो इन्होंने इसको अलग ही तरीके से लिया। इन्होंने क्या बोला कि हमें सारी चीज़ें ठीक थी, सरकार के लिए काम नहीं करना है और विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन इन्होंने साथ में बोला कि हिंसा के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब संभव नहीं है। तो इन्होंने साथ में हिंसा भी शुरू कर दी, और गांधी जी तो आपको पता है कि वो हिंसा के कितने खिलाफ थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 1924 में,
कब बच्चों? 1924 में, याद रखना। 1924 में जब देश के हालात इतने बिगड़ गए, हर जगह हिंसा शुरू हो गई, तो अलूरी सीताराम राजू जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ तक हम सब समझ में आ गया होगा आपको। हमने यहाँ तक पढ़ लिया क्या है क्या कि जो गांधी जी की बातें थी उनका शहरों पर, गांव पर और आदिवासी जो जनसंख्या थी उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ से शुरुआत होता है हमारा बागानों में स्वराज। क्या है ये बागानों में स्वराज, ये समझते हैं हम। देखो, अगर हम, ये एक तरीके की खेती होती है जो कि बहुत बड़े एरिया पर, बहुत बड़ी लैंड पर, बहुत बड़ी ज़मीन पर एक ही तरीके की खेती की जाती है। जैसे चाय की पत्ती की या फिर हम कॉफ़ी की बात करें तो वो की जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी? देखो, यहाँ पे हुआ ये कि 1859 में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या था कि इस एक्ट के तहत अगर आप चाय या कॉफ़ी की खेती करते हो, ठीक है, तो आपको बधुआ मजदूर बना दिया जाएगा, आपको प्रॉपर मजदूरी नहीं दी जाएगी, आप अपने घर नहीं जा सकते, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। मतलब बेसिकली कहने की बात ये है कि आपको चाय की पत्ती या फिर चाय, इस सब की खेती नहीं करने दी जा रही थी। ठीक है, ये सब कौन कर रहा था? ये सब ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। इस इजाज़त में उन्हें बिरले भी कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, आप समझिएगा, अब इन लोगों को क्या पता चला? असहयोग आंदोलन के बारे में, गांधी जी के बारे में। जब इन्होंने गांधी जी के बारे में सुना तो इनको लगा अब तो गांधी राज आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब तो हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी और अब हम अपने अपने घर जा सकते हैं। अब क्या हुआ? सब अपने अपने घर जा सकते हैं। जब ये अपने अपने घर जा रहे थे तो इनको बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार ने, जो पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने इनको पकड़ा और बहुत ज़्यादा मारा पीटा। अब जब इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, तो पुलिस ने लाठीचार्ज में ये सारी चीज़ें हुई। तो लोगों ने क्या किया, भारतीय जो लोग थे, ऑब्वियसली जब आप उनको इतना ज़्यादा मारोगे पीटोगे तो वो भी आपको मारेंगे। लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, अब क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग मर गए। तो मैं यहाँ डेट लिख देती हूँ, वैसे इसमें डेट नीचे दी होगी पर चलो कोई नहीं, मैं यहाँ लिख दे। हाँ, 1922 में, वैसे यहाँ लिखा हुआ है फरवरी 1922 में, 22 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से अपने हाथ खड़े कर लिए। अब गांधी जी समझ चुके थे कि असहयोग आंदोलन मतलब क्योंकि हर जगह हिंसा का माहौल हो गया था और आप जानते हैं कि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। अब यहाँ से शुरुआत जो हो रही है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की हो रही है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, ये सारी जो बात हो रही है ना, वो हो रही है 1922 की। 1922 में एक नई चीज़ हुई। क्या हुआ कि गोरखपुर, मतलब उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर में भी एक बहुत छोटा सा जिला है चौरी चौरा। 1922 में जहाँ पर लोग बहुत शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस के साथ उनका एक हिंसक टकराव हुआ। हिंसक टकराव क्या होता है? पुलिस ने वही जो मैंने बताया, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए 1922 में। और गांधी जी सबसे बहुत ज़्यादा डर नहीं गए, लेकिन उनका मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि जो मैं चाहता था कि कभी भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ अब हो रहा है। तो अब इसके बाद से शुरुआत हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी हम, आपको पता ही, अभी हम बात कब की कर रहे हैं? 1922 की। तो 1922 फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, अब क्या हुआ, यहाँ से मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। अब जो भी हम, जितने उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टी थी, कौन सी? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे ना, उनको लगा कि अगर अब राजनीति में भाग नहीं लिया, अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पैर नहीं जमाए, तो ब्रिटिश सरकार और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के तहत ही काम किया। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जैसे अभी तक चल रहा था, कांग्रेस वैसे ही काम करती रही। लेकिन उसी में क्या हुआ, आप यहाँ से पढ़िए, कुछ नेता जो ऐसे भी थे, जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक अलग पार्टी बना ली। कौन सी? स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उन्होंने, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ,
मतलब पार्टी में वो उसी में काम कर रहे थे, लेकिन उसी पार्टी के अंदर एक और पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। वहीं पर कुछ नेता ऐसे भी थे जैसे जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आप हमें छोटी मोटी कोई लॉलीपॉप या टॉफी पकड़ा दो और हम मान जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, हमें पूरे रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक अलग से वो नहीं बनाया हुआ है, मैं आपको एक अलग से बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। देखो, इसके बाद में आ जाता है हमारा साइमन कमीशन। क्या था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन क्या है ये साइमन कमीशन? साइमन कमीशन हमारे लिए बनाया हुआ एक लॉ था, हम हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ एक लॉ था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय, साइमन कमीशन हम हिंदुओं के लिए नहीं बनाया गया था, एक्चुअली बनाया तो हमारे लिए ही गया था, लेकिन किसने बनाया था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जितने भी लोग थे उनमें से एक भी इंसान हिंदू नहीं था। हिंदू से मतलब हिंदुस्तानी नहीं था, भारतीय नहीं था। जब आपने भारतीयों को उसमें शामिल ही नहीं किया है तो ऐसा हमारे लिए आपने कमीशन एक्ट बनाया और हमको उसमें शामिल नहीं किया। सरकार इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। अब स्वराज पार्टी जो थी, आपको पता है ऊपर हमने पढ़ा स्वराज पार्टी जिसमें मोतीलाल नेहरू जी थे। स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिला लिया। कौन कौन सी? जो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी और जो मतलब जो स्वराज पार्टी थी और जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने हाथ मिला लिया। यानी कौन कौन सी पार्टीज? मैं एक बार ऊपर आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। चलो अभी मुझे इसमें मिल नहीं रहा है, मैं वैसे ही समझा देती हूँ। स्वराज पार्टी जिसमें कि CR दास और मोतीलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी बना ली थी, और दूसरा जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे, जिसमें जो कि कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया। इनको समझ में आ गया कि मतलब एक साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, तो इन्होंने एक साथ मिलकर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन वही जो मैंने बताया जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और इससे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज में क्या हुआ? हमारे जो एक नेता थे लाला लाजपत राय जी, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ? आप खुद ही सोचो, लोगों को मारा जा रहा है और उसमें भी हमारे जो जिनको हम मानते हैं लाला लाजपत राय जी, उनकी मृत्यु हो गई है, तो देश बहुत ज़्यादा परेशान था। जब देश बहुत ज़्यादा परेशान था तब क्या हुआ? अब देश बिल्कुल रोने जैसा हाल हो गया था उनका। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं, अब मतलब अगर हमने अब इनको छोटा मोटा कुछ भी नहीं दिया तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मतलब जो भारतीय हैं वो पूरे तरीके से हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि खिलाफत हमने शुरू कर दी थी, उनको समझ में आ गया था। अब यहाँ से क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप एक काम करो कि आपका जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है ना, वो आप खुद संभालो, अपने देश की राजनीति आप खुद संभालो, बाकी सब हमें दे दो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 26 जनवरी 1930, आप यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ लेते हैं। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में खुलकर ये बात कही कि अब हमें ऐसा नहीं है कि आपने केवल हमें पॉलिटिकल डोमिनेशन दे दिया कि ठीक है आप इस पे काम करो, नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। साथ में उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने, हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या मना लिया? स्वतंत्रता दिवस मना लिया, ठीक है। और इस उत्सव की घोषणा पूरे देश में कर दी गई, पूरे शहर को बता दिया गया। आप स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा जी को कोई और रास्ता ढूंढना था, मतलब सबको एक साथ करना था। अब आप जानते हैं कि सबको एक साथ करना ना बहुत मुश्किल होता है। देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, नमक, आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी, सब एक दूसरे से लिंक कर रहा है। अब बात आ जाती है किसकी? नमक यात्रा की। नमक यात्रा क्या है भाई? देखो गांधी जी को पता था कि अब कोई ऐसा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा
जिसका प्रयोग सब करते हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो और कोई धर्म हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गांव के हो, शहर के हो, आदिवासी हो, कोई भी हो। आप जानते हैं कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग सब करते हैं। मतलब कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई किसी भी कोई किसी कास्ट का हो, कोई भी किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, सब इसको यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नमक हर खाने में डाला जाता है। नमक हम कानूनी रूप से तब तक नहीं बना सकते थे। हम कभी नमक, आपको पता है इस ये जो नमक आंदोलन है, इससे पहले हम नमक नहीं बना सकते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा, बल्कि नमक बनाना तो छोड़िए, हमें उस पर टैक्स भी देना पड़ता था। गांधी जी ने ऐसे 11 मुद्दे इकट्ठे किए जो कि गांधी जी ने कहा कि इन पर हमारा हक होना चाहिए। और इन्होंने, गांधी जी ने, देखो ये है ना, उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, जिसमें से कुछ सामान्य मांगे थी। जिस सामान्य मांगे किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना चाहते थे, है ना। तो इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी, किसको? ब्रिटिश शासन को। उन्होंने इरविन को एक लेटर लिखा, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा कि नमक पर हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे देश का नमक है, हम उस पर टैक्स नहीं देंगे, है ना। और गांधी जी की एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने 11 मुद्दे सामने रखे और जिसमें से गांधी जी की एक भी बात को नहीं माना गया। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा उनको आघात हुआ, उनको इससे बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने, उनको ये बात पता चली कि मेरी एक भी बात को नहीं माना गया है। यहाँ से शुरू हुआ हमारा नमक आंदोलन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने 78 विश्व मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, देखिए, वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा स्टार्ट की। कितने लोग? 78 लोग थे जब उन्होंने नमक यात्रा स्टार्ट की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम जो था, साबरमती से, गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर एक जगह थी डांडी नमक, गुजरात कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। कहाँ से स्टार्ट किया? साबरमती से लेकर डांडी तक। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि डांडी तक ही क्यों करनी थी, क्योंकि डांडी नमक कहाँ से बनता है? समुद्र में जो नमक होता है वहीं से बनता है। तो वहाँ पे समुद्र का किनारा था, इसलिए वहाँ तक उसको ख़त्म करना था। 31 जनवरी 1930 को इसको शुरू किया गया था, जो कि कितना किलोमीटर दिखाया गया है यहाँ पे? 240 किलोमीटर। डेली वो कितना चलते थे? 10 मील का सफ़र रोज तय करते थे। जब आप 10 मील का सफ़र रोज तय करोगे 240 किलोमीटर, तो 24 दिन में आपकी जो यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यात्रा पूरी हो गई। वहाँ समुद्र के किनारे उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक बना दिया। अब बस यहाँ से शुरुआत हो गई कि हाँ ठीक है, हम अपना नमक तो खुद ही बना सकते हैं, तो हमें किसी से भी नमक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाली यार फोटोज देख सकते हैं, फोटो देख के आपको मज़ा आएगा। डांडी मार्च स्टार्ट किया है, दिख रहा होगा आपको फोटो में। अब इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, सारी चीज़ें अपने फेवर में लग रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हम कर रहे थे उसकी कुछ सीमाएं देखने को मिली। क्या सीमाएं देखने को मिली? वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें क्या है, जो दलित समाज था ना, जिनको हम छोटी जाति के लोग कहते थे, तो उन्होंने क्या हुआ, उनको लगा कि वो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता थे, जितने भी लीडर्स थे, वो सारे कितने थे, वो सारे कैसे थे, वो सारे ऊंची जाति वाले थे। लेकिन गांधी जी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं थे। गांधी जी ने बोला कि नहीं, सभी लोग समान हैं। और गांधी जी ने उनको एक अलग ही नाम दिया। क्या नाम दिया? गांधी जी ने उनको बोला हरिजन। हरिजन का मतलब होता है बच्चों, ईश्वर के जो बच्चे होते हैं, भगवान के बच्चे होते हैं। गांधी जी ने उनको इसका नाम दिया, ठीक है। तो आप वो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बल्कि उनको, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। उन्होंने ऊंची जाति का आह्वान किया, बल्कि उन्होंने शौचालय को भी साफ किया। जो बाथरूम्स होते हैं ना, गांधी जी ने खुद शौचालय को साफ करने लगे। उन्होंने कहा सभी लोग समान हैं, शौचालय साफ करना कोई गंदी बात नहीं है, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पहली लिमिटेशंस तो यही थी। दूसरी बात, दलितों ने अब था क्या कि जो दलित समाज के लोग थे उनको इतना पिछड़ा समझने लगे कि उनको किसी भी चीज़ में आगे नहीं आने दे रहे थे। तो दलितों ने बोला कि अगर देश आज़ाद भी हो जाए तो भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, हमारी स्थिति समाज में वैसी ही रहने वाली है। जब हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा छुआछूत
जैसी चीज़ें होती थी कि आपको पानी नहीं भरने दे रहे हैं, पहले सारे हाई कास्ट के लोग हैं वो पानी भरेंगे, उसके बाद आप भरना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो दलितों ने यहाँ पे क्या मांग की, यहाँ पे दलितों ने रिजर्वेशन की मांग की। अब रिजर्वेशन की मांग की, गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा नहीं, रिजर्वेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ है और देश को आज़ाद करने से पहले ही 2 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है, दलितों की अलग और ऊंची जाति वालों के लिए अलग। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। अब यहाँ पे किसकी एंट्री हुई, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने, है ना, बाबा साहेब जिनको बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने 1930 में दलितों के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया, जिसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मतलब हाँ ये बात सच है कि दलितों को इस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, लेकिन जो अंबेडकर जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे किसकी, गांधी जी की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब देश आज़ाद हो जाएगा, गांधी जी ने बोला कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तब हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, तो गांधी जी इस बात पर मान गए। उसके बाद गांधी, एक और समस्या देखने को मिल रही थी, वो ये कि गांधी जी ने देश की आज़ादी से पहले ही 2 बंटवारे हो गए, वो इस सब चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पर 1932 में, आप यहाँ से पढ़ेंगे, ये 30 की बात है, मतलब गांधी जी मान गए थे 1932 में, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट क्या था, बेसिकली अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, मतलब बातचीत हुई कि दलितों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर भी दलित आंदोलन, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस वालों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि कांग्रेस में जितने भी लोग थे वो सारे ऊंची जाति वाले लोग थे। ये तो बात हो गई दलितों की। अब क्योंकि दलितों के साथ एक समस्या थी, इसी तरीके की कुछ समस्याएं किसके साथ थी, मुस्लिम्स के साथ भी थी। मुस्लिम्स के साथ क्या था, वही सेम प्रॉब्लम कि कांग्रेस में जितने भी लोग थे वो सारे हाई कास्ट के लोग थे। मुस्लिम्स भी कह रहे थे कि अगर देश आज़ाद हो भी जाए तब भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो भेदभाव हमेशा किया जाएगा, वही समस्या। तो देश आपको वो वाला, मतलब मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो एक अलग ही फिर टॉपिक बन जाएगा। आपको पता ही है कि उसीलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और काफ़ी लोगों की उस लड़ाई झगड़े में जान भी चली गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस सब चीज़ों की, ये समस्याओं से हमारा जब देश जूझ रहा था, तो मुस्लिम्स के एक नेता थे, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका कहना था, वो भी मुस्लिम थे, कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो मुस्लिम बहुत प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में मुस्लिम की आबादी में अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाए, वे मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों को, यानी जो मुस्लिम और दलित थे, उनको इस बात पर विश्वास नहीं था कि हमको इस कोई रिजर्वेशन मिलेगा या हमको इस तरीके का कोई हक मिलेगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें चली रही थी। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब तो यहाँ तक तो आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोग थे जिनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है हमारी जो हमारा इतिहास है उसमें। जैसे अगर हम लास्ट में देखें, अगर हम बाल गंगाधर तिलक को देखें, देश आज़ाद तो हो चुका था, ठीक है, अब यहाँ तक हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों में देशभक्ति की भावना, क्योंकि लोग किन सब चीज़ों में उलझे हुए थे, अभी भी कास्ट में उलझे हुए थे, जाति में उलझे हुए थे, कोई पैसे वाला है, कोई अमीर है, सब इस सब चीज़ों में। तो उन्होंने कहा नहीं, इस सब में को एक करना होगा, हमारा इतिहास को हमें सुंदर बनाना होगा। हम एक देशवासी हैं, क्योंकि हम सब एक देश में रहते हैं, तो हम एक देश के वासी हैं। तो हम सबको बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत सुनाए गए, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाई गई, कुछ ने झंडे बनाए सुंदर सुंदर, कुछ ने वंदे मातरम गाया, और इस सब से, है ना, देश को एक करने की कोशिश की, जिसमें नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत की तस्वीर आपको दिखाई गई है, जिसमें अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि कहीं पर भारत माता का फोटो मतलब लगाया हुआ है, कहीं पर आप हाँ यहाँ से देखिए, प्रतीकों से, तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हैं। चित्र में चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्र को दर्शाया गया है। वही क्यों, किस लिए? क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना तभी पनपती है जब आप लोगों में मतलब
सब लोग एक होंगे, सब इसे अपना राष्ट्र समझेंगे, तभी उनमें एकता की भावना पनपेगी। ठीक है, तो इनको इसलिए याद किया जाता है। उसके बाद में ये देखिए, आपको यहाँ पर एक तस्वीर देखने को मिल रही है, मैं इसको इधर कर देती हूँ। ये भारत माता की तस्वीर है। भारत माता की क्यों तस्वीर बनाई गई, जरा एक बार उस बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं हैं, उसके प्रति हमारे मन में भावना, श्रद्धा या एक प्यार और इस तरीके की भावनाएं नहीं बनती। तो इसलिए एक तस्वीर बनाई गई, एक चित्र बनाया गया, एक स्केच बनाया गया, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं, एक स्केच बनाया गया। कैसे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले एक स्केच बनाया था उन्होंने। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आपको पता है उन्होंने क्या, वंदे मातरम को लिखा है, और जिसको वंदे मातरम को उनकी एक पुस्तक है आनंद भट्ट, उसमें भी लिखा गया है। वही हमारा नेशनल सॉन्ग भी है, आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे और लोगों ने भी भारत माता की पिक्चर बनाई गई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है, कि जिसमें मतलब पूजा पाठ, क्योंकि वो माला, तुलसी की माला पकड़े हुई हैं, है ना, शांति का प्रतीक, और वैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आप नीचे एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये भी भारत माता की तस्वीर है। भारत माता की पहली स्केच किसने बनाई थी? पहली स्केच की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। लेकिन जो उनका पहला स्केच बनाया, वो किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया, है ना। तो भारत माता को इस तरीके से दिखाया गया कि, है ना, वो कभी शेर के पास बैठी हुई है, कभी हाथी के पास बैठी हुई है, कभी उनके हाथ में एक झंडा है भारत का। तो बहुत अलग अलग तरीके से उनको बनाया गया, क्योंकि बेसिक अगर हम देखें तो भारत माता की वैसी कोई पिक्चर नहीं है, भारत माता कोई चीज़ नहीं है कि जिनकी एक तरीके से मैं कोई इंसान हूँ, मेरी कोई भी मेरी चित्रकार मेरी तस्वीर बनाएगा तो एक जैसी बनाएगा, बट भारत माता ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उनको सबको उनको देखने का अलग अलग तरीका है। कोई उन्हें अपनी माता की तरह, सब उन्हें अपनी माता की तरह देखते हैं, और तो सबके मन में उनकी एक अलग अलग पिक्चर है। आखिर में बात थी भारत का इतिहास लिखने की। तो आपको पता है कि इससे पहले जब जो इतिहास लिखा गया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको लिखा था। लेकिन क्योंकि अब भारत आज़ाद हो चुका था, हमारा भारत है, हमारी दृष्टि से उसको लिखा जाना चाहिए, तो फिर भारत का इतिहास लिखा गया, जिसमें पास्ट में, भूतकाल में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी उनको लिखा गया। कैसे हमने विजय प्राप्त की, किस तरीके से हम आगे बढ़े, किस तरीके से पूरे देश ने साथ में काम किया, इस सब चीज़ों को बताया गया। बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को, जो मतलब 4 से 5 घंटे में ना पूरा करके 47 मिनट्स में कंप्लीट करने की। और कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने इस चैप्टर में छोड़ा हो। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में एक चीज़ और, बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करके या एक अच्छा सा कमेंट ही कर दो, एटलीस्ट मुझे बताओ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरे हिस्ट्री, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को हिंदी मीडियम में लेकर आने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लेना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, मैं डिस्कस करूँगी। बाय बाय।